अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? हाउ इज इट गोइंग? क्योंकि हम अभी खाने की बात कर रहे थे। हम एक्चुअली एक रील देख रहे थे और उसमें क्या खाने बन रहे थे, लोग घरों में क्या क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े टैलेंटेड कौम है भाई हमारी। सो एंड स्पेशली बिकॉज वी आर सो इंटरेस्टेड इन फूड। अच्छा जी, आप जरा हैंडल करें सिचुएशन को। मैं अपडेट दे दूं कि रात में क्या कुछ होता रहा। बानी पीटीआई इमरान खान को चंद घंटों बाद ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। पहले ये तो बताएं कि लाए थे उनको जेल से हॉस्पिटल, क्योंकि a lot of people, it was so late in the night कि a lot of people might have missed it. उन्हें शिफ्ट किया गया था। इंतजामात की तो आपने खबरें देख ली होंगी ना, अगर आप जल्दी भी सो गए थे कि इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। अडियाला जेल से उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया और जेल जराए के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान को उनके सेल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। वाज़ेह रहे बाय द वे कि बानी पीटीआई को निस्फ शब यानी 12 बजे के करीब जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 माहिर डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से कबल अस्पताल ज़राए का कहना था कि बानी पीटीआई का चेकअप किया जाएगा और 6 डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई का चेकअप करेगी। अच्छा, चेकअप के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल करने से मुतालिक फैसला होगा। और उससे पहले आपको बता दें कि आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने का फैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत नहीं करेगी, सिर्फ डॉक्टर्स करेंगे, विच ऑब्वियसली मेक सेंस। तो उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए, विच इज़ ऑल्सो परहैप्स ट्रू। और किसी सेहतमंद आदमी को बिला वजह अस्पताल में रखना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि उनका चेकअप वगैरह तो हो रहा है, बट देयर इज नथिंग रियली, मतलब कोई इलनेस नहीं है उनको। और डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो चेक किया, 6 डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने यही पे डिसाइड किया कि इन्हें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड जब आप रहते हैं तो इसका मतलब है आप काफी बीमार है ना। और उसके बाद उन्हें वापस मुंतकिल कर दिया गया अडियाला जेल। तारिक फजल चौधरी साहब कल क्या कह रहे थे, ये सुनिए। पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उनको अस्पताल ले जाने तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा। इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें स्टे की जरूरत हुई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। तो कह रहे थे कि अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर बाद में और भी लंबे टाइम फ्रेम की बात की, तो जितनी देर भी उन्हें रखना है डॉक्टर्स के फैसले के मुताबिक रखा जाएगा। लेकिन अपेरेंटली डॉक्टर्स ने यही समझा कल रात चेकअप के बाद कि ही डजंट हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। या परहैप्स जो भी था वो डिटेल अभी हम लेंगे कि एक्चुअली क्या उनको हुआ था। अच्छा, अब ये भी आपको बता दें कि पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले पर हुकूमत की तरफ से कुछ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे और बाज़ वुज़रा फैसले पर अमल करने के हक में थे, जबकि कुछ रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे थे और अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कल नज़रसानी अपील दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कल एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। और बाद सहाफ़ती हल्कों ने ऐसे भी दावे किए हैं कि हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर तो की लेकिन दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगवाया। तो बेसिकली इतना हाफ हार्टेड ही उन्होंने किया। अच्छा, तो वज़ीर आज़म की काबीना के एक वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑल्दो उनका ताल्लुक वज़ीर आज़म की जमात से नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की काबीना के वज़ीर हमारे हेल्थ मिनिस्टर, जब उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो रिव्यू है ये कागजी कार्रवाई है, और अपेरेंटली फिर ऐसा ही महसूस हुआ भी जब नंबर तक नहीं लगवाया गया। नहीं लगवाया तो मतलब शायद पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर एनीवे, कल दिन भर ऐसी बातें हो रही थी कि हुकूमत जो है वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करेगी या नहीं करेगी खान साहब को बेसिकली। लेकिन शाम को वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इशारा दे दिया था कि रात 12 बजे तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, मुंतकिल कर देंगे आज रात से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। ऐसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। और नज़रसानी अपील दोबारा दायर करेंगे? अब ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत ने महज अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए बानी पीटीआई को चंद घंटों के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया। चेकअप के बाद मुरतब होने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मेडिकल बोर्ड
ने फैसला किया अपेरेंटली। क्या फैसला किया ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे तो इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती कैसे हैं, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। या अपेरेंटली उनकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन देखकर ही ये फैसला किया गया कि ही डजंट हैव या टू फिर बी इन उनके द टेस्ट वगैरह कर लिए होंगे और रिपोर्ट्स बाद में आ जाएंगी, मतलब उन्होंने देख लिया होगा। इन एनी केस ये तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पता करते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर्स ने क्या कहा और सेहत खान साहब की क्या है। शबीर डार, शबीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शबीर बताइएगा हुआ क्या कि ऑलमोस्ट कोई निस्फ शब इन्हें मुंतकिल किया गया अस्पताल, वहाँ कितनी देर इनका चेकअप होता रहा और चेकअप में मतलब कि क्या उनको एलिमेंट है, क्या बीमारी है? शबीर आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, शबीर से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जाहिर है अपेरेंटली हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद कर लिया। अब मेडिकल बोर्ड की सजेशन की रोशनी में उन्हें वापस भी भेज दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी एक डेवलपमेंट हुई है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIF के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफाक हो गया है और मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। सो अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है एक मरतबा फिर। उधर वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है और वज़ीर आज़म का कहना है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, बेसिकली उनका ये कहना था। अब एग्जैक्टली क्या बात हुई, क्या हम सुना सकते हैं? बिल्कुल जी। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई इतला नहीं है। वज़ीरा जो आज़म नज़ीर तारिक साहब ने असम्बली पे कहा है कि उन्होंने मेरे से बात की है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने भी बात की थी और मुझे जो बताया गया था उसका उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। बातचीत होनी चाहिए, बात होगी तो बात निकलेगी और बात होगी तो मसाइल का हल ढूंढा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है अगर अपोजिशन भी मुत्तहिद हो रही है और वज़ीर आज़म ने भी खुले दिल से अगर ऑफ़र की है कि अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ताली दोनों हाथों से बचती है। तो लेट्स सी इस ऑफ़र की क्या डेवलपमेंट होती है, उस पर क्या पेशरफ्त होती है। आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पिछले 1-2 दिनों में अपोजिशन लीडर से भी मिले हैं, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। वो जो विंड्स ऑफ चेंज की कुछ बातें हो रही थी, अब ऐसी चीजें होंगी तो फिर इंसान ऑब्वियसली सोचता है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन। अताउल्लाह तारर साहब की एक ट्वीट है, सुबह उन्होंने सुबह ट्वीट की है और खान साहब के ही विजिट टू द हॉस्पिटल के हवाले से की है। टीम ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर जिसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी थे, आंखों के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, दिल के डॉक्टर और फिजिशियन। उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एग्जामिनेशन की खान साहब की और साथ ही इन्होंने बताया है कि उन्होंने उनको दे डिक्लेयर्ड हिम मेडिकली फिट। खान साहब की बहन उज़्मा खान जो हैं वो भी वहाँ थ्रू आउट इस मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ थी और जब जैसे ये मरहला कंप्लीट हुआ तो उनको वापस अडयाला जेल भेज दिया गया सुबह 5 बजे। सो ऑलमोस्ट 12 बजे से लेकर अगर 5 बजे का हिसाब लगाएं तो सर्टनली 5 घंटे बनते हैं। सो 5 घंटे की ये कार्रवाई है जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम ने बानी PTI का मुआयना किया, उनका चेकअप किया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स और उनके मुआयने के बाद ये फैसला किया कि ही इज़ मेडिकली फ़िट, इसलिए सुबह 5 बजे फिर उनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इस बारे में अब से चंद मिनट पहले ही एक तफसील बयान की है ऑन एक्स, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के
हुक्म की रोशनी में जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, उन्हें मुंतकिल किया गया निस्फ शब यानी 12 बजे मिडनाइट के करीब 20 और 21 को। और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जिसमें आंखों के डॉक्टर थे, अमराज कल्ब के डॉक्टर्स और दीगर डॉक्टर्स शामिल थे, उन्होंने मुआयना किया, मेडिकली फिट डिक्लेयर किया और 5 बजे वापस भेज दिया गया। आई थिंक वी कैन मैनेज टू स्पीक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर डार। आपको आवाज़ आ रही है शबीर डार? हमें ज़रा इस विजिट टू द हॉस्पिटल की ज़रा डिटेल दें, टाइमलाइन बताएं और डॉक्टर्स का क्या कहना था। खान साहब कैसे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की अडियाला जेल से जो अस्पताल मुंतकिली है, इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही है। अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक, चूँकि कल सुबह से ही ये खबरें सामने आई थी कि हुकूमत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि तौहीन अदालत भी लग सकती है, तो हुकूमत ने बिलाकर जो है इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का फैसला किया और करीबन 12:50 पर इमरान खान साहब अडियाला जेल से रवाना हुए और उसके बाद करीबन 30 से 35 मिनट का वक्त जो है वो लगा है उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक पहुंचने में। यानी दो चीज़ें अहम होगी, एक तो जो मसला दरपेश था कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो तो कर दिया गया। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उनको 1-2 दिन स्टे करना पड़ेगा अस्पताल में, लेकिन ऐसी बात में नजर नहीं। आज सुबह करीबन 5-5:15 के करीब ये खबर आई जी कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया और जेल ज़ाया ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, हुकूमत ने एक नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की थी और उसके बाद उस पर एतराज़ात लगे और वो उन्हें वापस लेनी पड़ी। PTI ने तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की थी और उसके लिए जो वकालतनामे साइन होने थे वो नहीं करने दिए। अडियाला जेल हुकाम ने वो वकालतनामे वसूल नहीं किए। उसके बाद PTI ने दूसरा ऑप्शन जो है मद्देनजर रखा था जिसमें उस्मा खान की तरफ से जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जानी थी, लेकिन ये चूंकि सारा प्रोसेस फिर रुक गया जब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का। अच्छा शबीर, दोबारा से बताइएगा, हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ था, उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हमने अदालती हुक्म के मुताबिक इन्हें शिफ्ट करना है, उसके बाद इन्हें कितनी देर वहाँ रहना है ये डॉक्टर्स की टीम पर मुश्तमिल है या उनके डिसीजन पर मुश्तमिल है। अदालती फैसले में भी क्या यही दर्ज था? क्योंकि इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है जो तहरीरी ऑर्डर से कबल जो बातें आ रही थी, मुलाकातों की भी बातें थी, कुछ टाइमलाइन की भी जिक्र किया जा रहा था, बच्चों से बात कराने की भी बात आ रही थी। सो हुकूमत के सर से जो तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी वो हट गई है क्या अब इस कार्रवाई के बाद? जी हाँ, हुकूमत ने एक तरह से एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक मुतालबा था फैमिली का, PTI का, कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो मुतालबा पूरा हो गया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और अदालती हुक्म पर अमल होना था क्योंकि तौहीन अदालत लग सकती थी, तो उस पर भी अमल हुआ। अब हुकूमत जब मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी तो कभी इम्कान इस बात का है कि वो एक तो कानूनी नुकात जो उन्होंने नजरसानी दरखास्त में उठाए थे वो वहां पे उठाए जाएंगे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के से मुतालिक भी बात होगी, क्योंकि कल हमने देखा बहुत शुक्रिया आपका शबीर, इससे एटलीस्ट ये तसल्ली हो रही है कि उनकी सेहत जो है वो इतनी ठीक होगी कि उनको ओवरनाइट स्टे या हॉस्पिटलाइजेशन जिसको कहते हैं उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। सहाफी तज्ज़ियाकार और मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। एक तरफ अपोजिशन अपना इकट्ठ कर रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है। अमीर साहब, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, दोबारा से की है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मिलने जा रहे हैं, आपको पता है। दीगर कुछ रहनुमाओं से भी मौलाना ने भी रब्ता कर लिया है। अपोजिशन इत्तेहाद की भी शक्ल सामने आई है। ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को अचानक सियासत में बड़ी अहमियत भी दी जा रही है। अब बड़ी हुक्मरान जमातें PTI से इस वक्त क्या चाहती हैं? आपको जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं गुज़श्ता 3-4 रोज़ की, उसको किस तरह से हम अखज़ करें? बेसिकली आपकी सेंस क्या कह रही है कि क्या हो रहा है? ऑल दीज डेवलपमेंट्स, देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ना वो अचानक इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान में नए सूबों की बहस चल रही है और तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसने जब 2008 में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था तो 2008 में इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा था, लेकिन इनका मैनिफेस्टो 2008 में बन गया था और उस मैनिफेस्टो में इन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में 19 सूबे बनाएंगे। और उसके बाद ये
जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला वादा है, ये तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये शामिल रहा है। और इमरान खान साहब ख़ुद भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में नए सूबे बनाने की मुखालिफ है, तो इसलिए अचानक तहरीक इंसाफ की अहमियत में इजाफा हो गया है। अब तहरीक इंसाफ को ये भी पता है कि अगर हमने इस सूरत हाल में, गो कि ये इनका एक पुराना एक असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, तो ये तो कह सकते हैं जी कि हम तो 2008 से यही बात कर रहे हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि अगर मौजूदा सूरत हाल में हमने अगर इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए इनकी कोशिश ये है कि इस मामले पर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक इंसाफ ही की मदद से अपोजिशन लीडर बने हैं, उनके साथ भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नए सूबों के हामी हैं, तो तहरीक इंसाफ और JUIF जो है, दोनों इस वक्त अपोजिशन की दो अहम जमातें हैं, ये नए सूबों की हामी हैं। जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब, वो इस मामले पर अपोजिशन जमातों के अंदर सलाह मशवरे के बाद एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने के हामी हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपोजिशन में आ जाती है, अगर आ जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए और JUIF के लिए कि वो नए सूबों की हिमायत करे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के साथ बातचीत कर रही है, और जो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उनकी भी मुशावरत चल रही है। तो मेरी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि अगले मंडे को तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का एक मुश्तरका पार्लिमानी इजलास होगा और उसमें इनका एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। अब ये मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मीर साहब। तहरीक इंसाफ की कौमी सियासत में बढ़ती जो ये अहमियत हम देख रहे हैं, या इसे जिस तरह तस्लीम किया जा रहा है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि खुद को एक पावर प्लेयर जो है दोबारा से साबित करें। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम चैलेंजेस, क्योंकि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पार्टी की कोई डायरेक्शन हो, कोई क्लियर अहदाफ हो, और सबसे बढ़ के कोई सॉलिड लीडरशिप हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत इसका फुकदान भी देखा है और पार्टीज विद इन पार्टी भी बनी हुई देखी हैं। क्या PTI में ये सब आप चेंजेस देख रहे हैं कि हो जाएंगे एंड दे विल कम अप? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो शख्सियात के गिर्द घूम रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसिफ जरदारी साहब अब सदर पाकिस्तान है और पार्टी अमूर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जरदारी साहब के गिर्द घूमती है। और अब क्योंकि जरदारी साहब सदर बन गए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के गिर्द पीपल्स पार्टी की सारी सियासत घूमती है, और तहरीक इंसाफ जो है उसकी सारी सियासत इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है। JUIF मौलाना फजलुर रहमान, और भी मैं बहुत सी पार्टियों के नाम ले सकता हूँ, शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। अनफॉर्चुनेटली एक या दो पार्टियाँ एक्सेप्शन है, उसमें जमात इस्लामी है कि उसका अमीर जो है वो कुछ सालों के बाद तब्दील हो जाता है, बाकी सब पार्टियाँ शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। तो जिस तरह बाकी पार्टियाँ पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं, उसी तरह तहरीक इंसाफ भी कर रही है। तो अब वक्त और हालात में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है, तो तहरीक इंसाफ दोबारा इम्पोर्टेंट हो गई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल की जाए। तो उनको अगर रिलीफ मिलती जाएगी तो तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी लोग जो हैं जो उसके साथ गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ यकीनन उनके साथ गिव एंड टेक कर लेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी पावर पॉलिटिक्स कर रही है, बाकी पार्टियां भी पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। So it's about everybody's interest, own interest, कि अगर जो रियायतें तहरीक इंसाफ को चाहिए अगर वो मिलती जाएंगी तो तहरीक इंसाफ भी मामलात को आगे बढ़ाती जाएगी जैसे जैसे जो रियायतें दे रहे हैं वो चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा,
मीर साहब के हुक्मरान इत्तेहाद खास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए बज़ाहिर बैठे बिठाए एक और चैलेंज भी बन चुका है। किसी ऑफिशियल फोरम पर पेशरफ्त होना हो, लेकिन ये जो नए सूबों वाली बहस है ये फ़िलहाल तो नहीं रुक रही है। खास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले कबूल है, बल्कि नाकाबिले तसव्वुर ये इशू है। तो क्या आपकी नज़र में मीडिया पर, सड़कों पर, हलकों में जो बात हो रही है, ऐसा कोई प्रेशर है? ये मामला मजीद सीरियस हो सकता है या अभी टल गया है फिल वक्त के लिए मामला? देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, कोई इसको माने या ना माने। हमें जो पाकिस्तान की सियासत के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सामने रखने चाहिए। पीपल्स पार्टी को बुरा लगेगी मेरी बात, पीपल्स पार्टी अभी तक ऐवान सदर में बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी अभी तक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी अभी तक पंजाब के गवर्नर हाउस में बैठी हुई है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वज़ीर आज़म है तो पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म है। ये पीपल्स पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती। तो पीपल्स पार्टी एक मेजर कोलेशन पार्टनर है मुस्लिम लीग नून का, और पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम अब हुकूमत के साथ लेजिस्लेशन में ताउन नहीं करेंगे। ये कंट्राडिक्शन है। पीपल्स पार्टी ठीक है, सिंध की तकसीम के बारे में उसने एक क्लियर स्टांस लिया हुआ है, लेकिन बाकी मामले में वो कंफ्यूज है। इतनी कंफ्यूज है कि उसको खुद पता नहीं है कि वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रही है, और इससे सिंध की सतह तक तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो तंजीमी ढांचा है वो इंटैक्ट रहे, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इसका इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और होने वाला है। इसलिए पीपल्स पार्टी एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार करे, या अपोजिशन में बैठ जाए या फिर हुकूमत में रहे, और अगर हुकूमत में रहना है तो फिर जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के मज़े भी लें, आप प्रेसिडेंट हाउस में भी बैठे रहें, गवर्नर हाउस में भी बैठे रहें, और आप अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ जाके जफ्फियाँ भी डालें। इसको कहते हैं मुनाफकत की सियासत, ये कोई असूलों की सियासत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। ऑलराइट, ओके, लेट्स मेक ऑफ इट व्हाट यू वांट टू, और इसको भी हम कहेंगे बस ये तो डेवलपिंग थिंग है, ये होती रहेगी और बहुत सी बातचीत भी होगी इस पर। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली है। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ली है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की हम तैयारा बरदार जहाज़, एयरक्राफ्ट कैरियर, यस। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन में 5000 सेलर्स तैनात थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अस्करी नौयत के बजाय माशी जंग करने का ऐलान किया है। ऐसे अमेरिका की फ़ौजी महाज पर शिकस्त ना भी समझें तो सर्टनली ये इशारा है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस प्रॉब्ली कम हो गई हैं। बिल्कुल, उधर ईरान के पास खित्ते में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने और ख़ुद को ज़्यादा काबिले भरोसा हमसाया साबित करने के मौके जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ट्रंप ने कल ईरान के खिलाफ बाज़ाब्ता माशी जंग शुरू करने का ऐलान किया। ट्रंप ने वार्निंग दी कि जो ममालिक ईरान से कारोबार कर रहे हैं उन्हें संगीन इक़्तिसादी नताइज का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है ये पहले भी करते रहे हैं, एम्बार्गोज लगा देते हैं और कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते वरना आप पे फ़ाइन पड़ता है। उन्होंने इत्तेहादी मुल्कों से अमेरिका का साथ देने की भी अपील की, और ईरान के खिलाफ लंबी जंग की परेशानी अपनी जगह, दूसरी तरफ अमरीकी मईशत से मुतालिक खबरें भी ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो उसका बायस बन रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अमरीका का मजबूरी कर्ज अब हो चुका है $40 ट्रिलियन, बल्कि उससे बढ़ गया है, आप समझें। और सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज 11.6 ट्रिलियन डॉलर्स बढ़ा, और जाहिर है सियासी एतबार से ये ट्रंप हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। बारे में सुनते हैं ना, मुल्क कर्जों में डूबा है, अमेरिका भी कर्जों में डूब रहा है। लेकिन अमेरिका है ना। दूसरी तरफ ईरान जो पहले ही 40 साल से इक़्तिसादी पाबंदियों के तहत जी रहा है, नई इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकियों का ज़्यादा असर लेता है या नहीं, शायद अभी तक तो लेता दिखाई नहीं देता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के अमरीकी कर्ज़ों के $40 ट्रिलियन तक पहुँचने की खबर शेयर करते हुए लिखा कि ईरान के खिलाफ
मौशी जंग का ऐलान अमरीका के अपने मालियाती बहरान पर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के तहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं और ईरान के खिलाफ मईशत की जंग शुरू करने के अमरीकी ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका डेंट पड़ेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से तमाम तजारती ताल्लुकात तोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा इन्हिसार ईरान की इकोनॉमी के चलने का जो यूएई के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही थी, जो वहां से सामान आ रहा था, उस पर भी था। पिछले कुछ महीनों से वो ऑलरेडी काफ़ी डिमिनिश हो रहा था, अब शायद उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बट वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। दोनों ममालिक सालाना 30 अरब डॉलर्स की तजारत करते हैं, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डेंट दोनों के लिए। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। कसूरी साहब गुड मॉर्निंग। अमेरिका का ईरान के खिलाफ एक बड़े माशी हमले या जंग का ऐलान सामने आ गया है, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कह दिया, और ईरान को तो खैर माशी पाबंदियों से निपटने का तजुर्बा है, लेकिन अमेरिका का यहाँ तक आना, क्या ये समझा जाए कि ट्रंप अस्करी तरीके से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, नाउ ही हैज़ टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस? आपका जो सवाल ही है कि क्यों इन्होंने ये किया है, तो दो वजूहात हैं। एक मैं समझता हूँ इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा के उस ग्रुप को मजबूत करना है ईरान में जो डिप्लोमेसी चाहता है, और नंबर दो इनके अपने जो ज़खायर है उनमें कमी पड़ गई है और नई नई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं। मसलन टोमाहॉक मिसाइल्स को एक कंपनी को ठेका दिया गया है कि तुम 1000 जो है हर महीने बनाओ। मेरा तो नहीं ख्याल हर महीने बन सकते हैं, पर इस किस्म की खबरें थी, लेकिन उसमें तो ये भी है कि, और ये तो ओपन बात हो गई है कि जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है उन्होंने भी ये कहा था और अपने कोशिश की थी कि वाइस प्रेसिडेंट वांस और दीगर लोगों को साथ में लाएं और प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएं कि जी जो भी आपने तरीका अपनाना है उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, एक तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व वेपन्स के हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये दोनों ही मकासद हो सकते हैं कि बजाय ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है प्रेशर डालना, उन्होंने ये इस नतीजे पहुंचे हैं कि जिस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं, जितने महंगे हम मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शायद इतना कारगर नहीं साबित होंगे इसके मुकाबले में जो इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि ईरान की जो रेजिस्टेंस है वो वाकई हैरत अंगेज है कि इतनी बड़ी सुपर पावर के खिलाफ उन्होंने कोई घुटने नहीं टेके, जो कि इनका शुरू में अंदाजा था कि कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। अच्छा कसूरी साहब, अब दोनों जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, इम्कान यही है कि आपने हुर्मुज़ का जल्द मामूल पर आना प्रॉब्लम मुश्किल ही होगा। ये सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए फिर आपको पता है परेशानी का बाइस बनती है, बनी हुई है। बड़ी आलमी ताकतें कैसे न्यूट्रल रह सकती हैं और कितनी देर तक रह सकती हैं? आपको देखा कुछ दिन पहले नेवल ग्रुप बना है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसके अंदर इजिप्ट है, उसके अंदर तुर्की है, सऊदी अरब है, और ये वो हैं 14 ममालिक जो अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली। जो बाबुल मंदब से तेल आ रहा था जिस पे हूती हमला कर रहे हैं। अब ये भी ख़तरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, क्योंकि पाकिस्तान की तो बिल्कुल कोशिश नहीं कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पे अगर हमला करे तो उसमें वो पार्टी बने। लेकिन यहाँ पार्टी बनने का तो ये मसला है कि एक हमारा अलायंस हुआ है सऊदी अरब के साथ, दूसरा हमारे ही बंदे मार दिए हैं। अभी पिछले दिनों 3 पाकिस्तानी मारे गए हैं जिनके जहाज़ों पे उन्होंने हमला किया था हूथियों ने। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये कुछ दिन तो रिस्ट्रेंट दिखाई जाएगी, लेकिन अगर ये मामला लंबा चला तो मुझे तो ये नजर आया कि जो नेवल ये जो ग्रुप बना है, इससे पहले 47 नेशंस का ग्रुप था, उसमें यूरोप के बड़े ममालिक थे। हो सकता है ये सारे फिर इकट्ठे होके इसमें करें। ये ईरान की लीडरशिप को सोचना चाहिए, उनके ये इंटरेस्ट में नहीं है कि मुसलमान ममालिक भी जो हैं वो
कंपेल हो जाएं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, माशी अबतरी की वजह से इकट्ठे हुए। तो एक तो ये 14 नेशंस का बना है, एक 47 नेशंस का पहले से है। वो 47 नेशंस वाला जो था वो अभी इंतज़ार कर रहा था कि देखें कि ईरान और जो इनका है अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, उसमें कितनी कामयाबी होती है। लेकिन जो आपने के सवाल से खदशा नज़र आ रहा है वो तो वाज़ेह है कि इसकी सारी दुनिया में अफेक्ट हो रहा है। और अगर लंबा चला तो फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री फोर्स भी यूज़ की जाएगी एट सम स्टेज। आज तो नहीं यूज की जा रही, लेकिन फिर हो सकता है लोग ज़बरदस्ती बाबुल मंदब को खुलवाने की कोशिश। अच्छा, चलें ये देखते हैं कि वहाँ क्या होता है कि ज़बरदस्ती खुलवा भी सकते हैं कि नहीं। कसूरी साहब, ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ स्टेट्स में अमरीकी रवैये से ऑब्वियसली वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम सपोर्ट मिली, कुछ भी वहाँ नहीं हुआ। सो यहाँ ईरान के पास मौका बनता है कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। अमरीकी असर व रसूख का मुकम्मल खात्मा जो है वो चाहें तो शायद वो कर भी सकते हैं। क्या ईरानी क़यादत को इस तरफ सोचना चाहिए? क्या वो सोच रहे हैं इस तरफ? ईरान की रेजिस्टेंस से हकायक मंजर आम पे आ रहे हैं, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये जो मामला है जिस तरह बढ़ रहा है, ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक ख़तरा है। अपॉर्चुनिटी वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ख़तरा ये जिसकी तरफ मैं दूसरे सवाल में आपको जवाब दे चुका हूँ। तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है कि ईरान जो ये हमने अलायंस बनाया है, ये खुदा न खास्ता ईरान के ख़िलाफ़ तो नहीं बना। ये बना अगर एक मुल्क को ख़तरा होना चाहिए तो वो एक मुल्क है जो एक ओपनली डिक्लेयर्ड एक्सपेंशनिस्ट पावर है, वो इसराइल है। इसराइल कहता है ना, मैं ग्रेटर इसराइल में बिलीव करते हैं, तो उसके अंदर सऊदी अरब भी इफेक्ट हो जाता है, शाम भी, इराक भी और बाकी लबनान भी, हर जगह पे तो इसराइल की नज़रें गड़ी हुई हैं। 2 दिन कबल उसने शाम पे हमला भी किया है एयर बेस पे। तो एक मुल्क जिसको वाक़यातन ख़तरा होना चाहिए या उसको तशवीश होनी चाहिए, और इस तशवीश का इजहार इजराइल के अखबारात और सियासतदान कर रहे हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए थी कि अल्टीमेटली ये मिले और लोकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए जिसमें अल्टीमेटली ईरान को लाया जाए। लेकिन ईरान को लाने के लिए ज़रूरी है कि ईरान अपने ताल्लुकात खलीजी ममालिक से बेहतर करे। और अगर यही एक कैच 22 आ गया है जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि जो इर्द के ममालिक हैं उन्हीं के जहाज़ों पे तो हमला हो रहा है। बाबुल मंदब अगर हमला हो रहा है, हॉर्मुज़ तो पहले ही बंद था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सी नज़र आ रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तो यही ख्वाहिश है, जैसे आपके सवाल में वाज़ेह है कि हम तो नहीं चाहते कि ये हो, और बेहतर तो ये है कि ईरान इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, क्योंकि कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि इस इलाके में ममालिक को अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका की छतरी के नीचे यहाँ सिक्योरिटी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स, फॉर शेयरिंग योर और थॉट्स ये ऑन आवर जब शो। से ईरान यूएस ने इजराइल ने मिलकर ईरान पे किया और फिर ईरान ने जवाबी फायर किए, ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी थी बाकी गल्फ स्टेट्स को कि हमें अपना दिफा, अपना बचाव खुद ही करना है। और उसी के सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स अब गुज़श्ता चंद हफ्तों में हो रही हैं, चाहे वो मुआहदे हों, चाहे वो नए अलाइंसेस हों, वो उसी का नतीजा है सर्टनली। बेशक ऐसा ही है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो क्रिकेट की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई है। इंग्लैंड ने 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ यूं इनकी मजमूई बरतरी हो गई है 195 रन की। हैरी ब्रोक 91 रन बनाकर नुमाया रहे और जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए, जो रूट ने 66 रन बनाए और डीन लॉरेंस ने 51, इन्होंने 51 बनाए। हाँ 51, हाँ ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, सो दैट वाज गुड। क्या कमाल का मिडिल ऑर्डर है, ये होता है मिडिल ऑर्डर। आप ये देखिए, एग्जैक्टली। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली ने एक विकेट हासिल की हमारी तरफ से। टेस्ट के दूसरे दिन
यही सूरत हाल रही और कीली आउटफील्ड होने की वजह से मैच भी ताखीर से बारिश शुरू हुआ। हुई ना बीच में। जॉर्डन कॉक्स 73 रन बनाकर अली उस्मान का शिकार बने। जो रूट 66 रन बना सके। हैरी ब्रुक का 1 रन पर सलमान अली आगा ने कैच गिरा दिया, 1 रन पर इनका कैच गिराया था और डीन लॉरेंस ने 51 रन बनाए। हैरी ब्रुक 91 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और इंग्लैंड ने दिन के इख्तिताम तक 8 विकेटों पर 366 रन बनाकर, ये हमने आपको वैसे पहले भी बता दी है, 195 रन की बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब, कल उनके लिए तो खैर बड़ा ही अच्छा मैच हो गया, लेकिन हमने भी अपना कमाल दिखाया। बताएं जरा, पिच की बड़ी बातें हो रही थी और पेसर्स की बात हो रही थी बिफोर दीज मैचेस स्टार्टेड, लेकिन हमारे स्पिनर ने कमाल कर दिया। अब हमें सोचना चाहिए कि हम इस तरह वो स्पिनर्स लेके नहीं गए, ऑल्दो दिस पिच इज मोर कंडूसिव फॉर स्पिनर्स। नहीं हुमा, आप देखें कि इंग्लैंड ने सारे फास्ट बॉलर खिलाए, लेकिन पाकिस्तान के पेस बॉलर्स ने जब गेंद सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, कल बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के पेस बॉलर्स की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी अच्छी बॉलिंग उनको करवाना चाहिए थी, या जितना बड़ा पाकिस्तान की पेस बैटरी का नाम है। लेकिन अली उस्मान को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि वो पहले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर 5 आउट किए। देखिए, इंग्लैंड के एक साथी हैं शील्ड बैरी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच कवर किए हैं। शील्ड बैरी ने आज टेलीग्राफ अखबार में एक मजमून लिखा है। शील्ड बैरी लिखते हैं कि ये पाकिस्तान की पिछले 50 साल में इंग्लैंड का दौरा करने वाली वर्स्ट टीम है। मेरा ख्याल में 50 साल में जितने पाकिस्तान ने दौरे किए होंगे इंग्लैंड के, शील्ड बैरी ज्यादातर मैचेस को कवर करते रहे होंगे। तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है उस पर कल मैं पढ़ रहा था, एबी डिविलियर्स ने भी सवाल उठाया है और दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग बुरी की, 171 रन इतना अच्छा स्कोर नहीं था, हालांकि अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने 91 रन की अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने मायूस किया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये मैच 195 बहुत बड़ी लीड है, तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने में आ जाए या कुदरत मेहरबान हो जाए, बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए। अदरवाइज पाकिस्तान का तो अभी तक इस मैच में बचना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा ही है, पाकिस्तान का इस मैच में बचना मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे इन्हीं कंडीशंस में जो हम खेलते हैं तो फिर हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं। इनका मिडल ऑर्डर देखें आप, माशाल्लाह क्या शानदार मिडल ऑर्डर था। अगर कोई क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट फैन हो, तो इनकी बल्लेबाजी देख के ही आप एंटरटेन हो रहे थे। क्या फर्क है बुनियादी तौर पर दोनों टीमों में? देखिए, प्रोफेशनलिज्म का फर्क है। आप ये देखें कि हमारे पास जो बैट्समैन है, जिस तरह सलमान अली आगा है, मोहम्मद रिजवान है, इमाम उल हक को भी हम कह सकते हैं कि इमाम उल हक सेट होने के बाद 40-45 रन बनाकर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। लेकिन सिवाय अब्दुल्ला शफीक के, जो पिछला पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच देखें, वहां भी अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, यहाँ भी अच्छा खेले। पाकिस्तान की जगह इब्तदाई पहले दिन 2 विकेट जल्दी गिरी, फिर 91 रन की पार्टनरशिप इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की रही। उसके बाद फिर बैटिंग ने वो शॉट्स खेले जो अपनी बॉडी से अवे खेले और विकेटें गिरती नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इन पिचेस पर जो अप्रोच दिखानी चाहिए वो अप्रोच अब्दुल्ला नजर नहीं आ रही। फिर एक और चीज है कि हमने एंड इस सीरीज से पहले अपने बैटिंग कोच असद शफीक को वापस भेजकर एक नए बैटिंग कोच को लेकर आ गए। नए बैटिंग कोच की पाकिस्तान टीम को जरूरत थी, लेकिन मेरा ख्याल मिड टूर में बैटिंग कोच का तब्दील कर देना ये भी कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। तो ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म में हम नैक कर रहे हैं। हमारी टीम जिस तरह परफॉर्म करनी चाहिए, हम बाबर आजम पे रिलाय कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम अनफिट हो गए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का अभी तक पूर्ण शो नजर आ रहा है, सिवाय अब्दुल्ला शफीक की एक इनिंग्स या अली उस्मान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। अली उस्मान ने वो बॉल नहीं किए जिससे बैट्समैनों ने विकेट दी हो, उन्होंने अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को आउट किया। तो ये 2 पॉजिटिव्स हैं। अदरवाइज आप देखें पाकिस्तान ने रिव्यू भी अच्छे नहीं दिए, पाकिस्तान ने कैचेस भी ड्रॉप किए,
पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत बुरी की, पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत खराब की। तो ओवरऑल जितना शील्ड बैरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई अच्छा, अली उस्मान ने जब किया तो हमने देख लिया अच्छा नतीजा निकला, फिर सऊद शकील भी करते हैं, फिर सलमान आगा भी करते हैं। हम पेसर्स की बात कर रहे थे, अपने स्पिनर्स की बात कर रहे थे, हम पेस बैटरी का एक टर्म यूज होता है ना, कहाँ नजर आई आपको कोई पेस बैटरी? तो है ही नहीं भट्टी साहब। हमारी बैटरी में करंट नहीं है, करंट नहीं है और लग रहा है बहुत ही एवरेज है। भट्टी साहब को आपकी बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। नहीं, वो कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। में सुन रहा था कि नासिर हुसैन कह रहे थे कि केविन पीटरसन ने उन्हें बताया कि मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर केविन पीटरसन कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं खेला, इतना मुश्किल बॉलर था। फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग आप देखें, ना उनकी स्पीड है, ना उनकी बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ की भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ और अपनी जो दिमाग यूज करते थे वहां बैट्समैनों को परेशान करते थे। तो मेरे ख्याल में काफी सोचो विचार की जरूरत है। ये टेस्ट मैच तो बज़ाहिर अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं हो जाती तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, लेकिन अब अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान को अपनी प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा। अच्छा, आसिफ की बात करें, मतलब हम कल भी हम बात कर रहे थे उनकी किसी और पैराए में, और हम यही कह रहे थे कि ये वो बॉलर्स थे जिन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं, एशियन कंडीशंस में भी टीमों को हिला के रखा हुआ था विद देयर पेस। बट ये सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ? क्या बच्चे अब गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेलना कम कर गए हैं? हमारे यहाँ से मतलब स्कूल क्रिकेट कम हो रही है, हमारे यहाँ कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही, मतलब या फिर हम जो अच्छे हैं उनको मौके नहीं दे रहे, तो बंगलों में शिफ्ट हो गए तो क्रिकेट कहाँ होगी? हाँ, दैट इज वेरी सैड बाय द वे दैट थिंग। देखें, वाकई स्कूल क्रिकेट भी नहीं है, कॉलेज क्रिकेट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन जो स्ट्रेस, जो जोर रहता है टीमों का, वो 20 ओवर की क्रिकेट पे, T20 पे ज्यादा फोकस है। इसीलिए हम टेस्ट मैच में दुनिया में लैग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अब देखें, हमारे जो अब आज भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो बेस्ट फास्ट बॉलर है वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह है। हम उनको पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हम वैसे उनको क्यों नहीं लेके गए प्लेइंग 11 में? चलो अगर आपका दिल नहीं चाह रहा था, एटलीस्ट उनको साथ रखें, कहीं ना कहीं तो उनकी जरूरत पड़ ही सकती है। हमने उनको ब्रेक दी हुई है। वो कहते हैं कि जी इस फॉर्मेट में फिलहाल उन लोगों की जरूरत नहीं है, और कौन कहता है? वो खुद कहते हैं। हमें लगता है कि ये लिटरली प्लेयर से पूछा जा रहा है। बहुत लंबी बहस हो जाएगी। वी हैव टू टेक अ हेडलाइन ब्रेक। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक फॉर योर टाइम। अभी तो हमें आके इनको आउट करना चाहिए और हमें एक लंबी इनिंग खेलनी है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं बस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मौत के तयन के लिए अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। 3 हफ्ते के बाद भी तफ्तीशकार समत ही तय नहीं कर पा रहे। मुतासरा खानदान तफ्तीश के तरीक़ाकार पर बदस्तूर सवाल उठा रहा है। वज़ीर आला सिंध से तफ्तीशी अमल की निगरानी की दरख्वास्तें की जा रही हैं। रही सही कसर तफ्तीशी सहूलियात की कमी ने निकाल दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के सवालनामे पर तहकीकाती टीम के सरबरा DIG आमिर फारूकी ने कहा का कहना था कि सोच रहे हैं मीर अली रज़ा के आखिरी लम्हात की CCTV वीडियो जारी कर दें। तो फिर कर दें या कर दें, मतलब आप सोच क्या रहे हैं? और अब तो सब कुछ ही कर देना चाहिए। ऑलरेडी इतने फोपाज हो चुके हैं पहले। वी कैन इमेजिन कि ये मीर रज़ा की फैमिली के लिए कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली एक अमन चाहते हैं अपने शहर में, अपने मुल्क में, तो हम वैसे ही कंसर्न हैं, बट और उसमें भी कोई जवाब नहीं मिल रहे। तो उनकी फैमिली का सोचें। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, अब DIG आमिर फारूकी साहब जो कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम इनके आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दें, तो इसका मतलब है कि आखिरी लम्हात की वीडियो है पुलिस के पास, पुलिस हैज सॉल्व्ड द केस। इस जवाब से हम क्या अखज़ करें? अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये बात है, ये अभी भी सोच रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं, इस चीज़ को सोचा जा रहा है। आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर थाने के जो हेड मोरर हैं उसे हटाया गया, और उसके बाद जो ड्यूटी अफसर है, जो मोबाइल अफसर होते हैं, उन 2 अफराद को भी हटाया गया है। तो ये कार्रवाई इतनी सुस्त तरीके से क्यों हो रही है?
कि पहले एक एसएचओ को हटाया जाता है, फिर एक डीएसपी को हटाया जाता है, फिर अब ये 2 से 3 लोग मजीद हटाए जा रहे हैं, फिर सोचा जा रहा है कि ये सीसीटीवी जो है वो सामने लाई जाए या ना लाई जाए। 25 रोज गुजर चुके हैं इस मामले में। अगर पुलिस के पास कोई क्लू है या फिर कोई चीज है तो उसे सामने लाना चाहिए। फिर जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी फाइंडिंग काफी हद तक हो चुकी है। अब अगर तो कोई इसमें खास रीजन है कि वो फाइंडिंग जो है वो नहीं सामने लानी चाहिए, लेकिन कम अज कम सामने तो वो लानी चाहिए, क्योंकि काफी रोज गुजर चुके हैं। फैमिली को तो ये बताना चाहिए कि तफ्तीशी काम जो है उनकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो एक तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले इन चीजों को देखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि तफ्तीशी ज़राए हमें ये बताते हैं कि उनके पास खातिर खा कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने जो गेस्ट हाउस था उनके लोगों को जो है वो हिरासत में लिया, उनसे काशिफ मुझे ये बताइएगा कि आखिरी लम्हात की फुटेज का मतलब है कि आखिरी लम्हात की फुटेज है पुलिस के पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, कि और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आखिरी लम्हात तो बिल्कुल ही एंड पॉइंट लगता है। जिनको जो इनके पास है कुछ नहीं बताया, बस ये जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वाकई ही आखिरी लम्हात की फुटेज तो ये मतलब हुआ कि उस स्पॉट की फुटेज है उनके पास। स्पॉट की फुटेज का इंतजार पेरेंट्स भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। फिर तो केस ही सॉल्व हो जाएगा ना। अगर आखिरी लम्हात की अगर फुटेज है तो फिर तो केस सॉल्व हो गया। देखिए 2-3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी लम्हात की फुटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वो वेपन इंपॉर्टेंट है जो वहां से गायब हो गया, एक ये चीज कि उसका रीजन पता चल जाए कि वो वहां गया क्यों था। अगर तो ये सुसाइड है तो कहीं और क्यों नहीं किया था और वहीं क्यों किया था। तो ये 3-4 सवाल ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें से सबसे अहम बात डीआईजी आमिर फारूकी की जानिब से की गई कि उनके पास आखिरी लम्हे की अगर फुटेज है तो उसे बिल्कुल कम अज कम फैमिली को दिखा देनी चाहिए, ताकि फैमिली जो है इस चीज पर जो आए रोज मुख्तलिफ मकामात पर प्रोटेस्ट कर रही है उससे थोड़ा सा रुके और इस चीज को इन्वेस्टिगेशन पे एतमाद करे। फैमिली की जानिब से तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हो ही नहीं रही। जो पहले इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भी ठीक से काम नहीं जी। ये प्रोटेस्ट के हवाले से बताएं, शारा फैसल भी काफी ब्लॉक्ड रही है कल। काशिफ, ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है, कौन करवा रहा है खास तौर पे? बिकॉज ऑब्वियसली द होल आइडिया इज कि एक प्रेशर डाला जाए। ऑलरेडी इतनी गलतियां, इतने डिलेज, इतना कुछ हो चुका है इस केस के हवाले से। तो हम कल ट्रैफिक की रवानी भी खासी मुतासिर रही है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिविल सोसाइटी है या आम लोग हैं या जेनजीज जिनको कहा जाता है, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे पेजेस बनाए गए हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है और फिर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रात भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि जो है वो इस हवाले से जो इलाकाई पुलिस है उन्हें जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए और इनको जो है वो साइड पे करना चाहिए, ताकि प्रोटेस्ट जो है वो एक साइड पे किया जाए। जो आम पब्लिक है उनकी जो गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई हैं वो वहाँ से गुजर सके। लेकिन गुज़िश्ता रात भी 3 से 4 घंटे तक लोग जो है मुसलसल राब्ते करते रहे और ये बताते रहे कि वो जैम पैक की सूरत हाल में। देखें, अगर फैमिली बार बार प्रोटेस्ट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन टीम से जो है वो नाराज नजर आती है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम के पास अगर कोई क्लू मिल गया, जो कोई वो कहते हैं कि आखिरी फुटेज मिल गई है, तो वो दिखा देनी चाहिए फैमिली को, ताकि फैमिली किसी हद तक जो है वो मुतमईन हो जाए, उन्हें जो है वो एक डायरेक्शन मिल जाए, पता चल जाए कि आखिर मामला है क्या। जब तक ये चीज इस तरह नहीं सॉल्व होगी तब तक सोशल मीडिया पर चीजें जो है वो सड़कों पर भी नजर आएगा और इसी तरह जो है वो जो आम पब्लिक है उसके लिए भी मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम अगर तो इस चीज से आला अफसरान को ब्रीफिंग देनी है और उसके बाद जो ये स्पेशल सीसीटीवी को ये चलिए फिर ये सीसीटीवी फुटेज का हम सब मिलकर इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, इससे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर तो ये वीडियो है और इसमें आपको पता है कि आखिरी लम्हात हैं उनके। बट इट्स अ ट्रेजेडी कि कितनी देर हो गई है, कितने हफ्ते गुजर गए हैं और कोई कॉन्क्रीट जिसको कहते हैं ना पेशरफ्त नहीं हुई। हम रोज़ अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ इस केस को आगे जाना चाहिए वो हो नहीं रहा। इन एनी केस वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। जिनसी हरासानी का एक और केस, एक और मुलजिम को सज़ा भी मिली है। काम करने की जगह पर हरासानी का सामना करने वाली ख़वातीन जो है उनको हम यही कहेंगे कि हिम्मत करें, सामने आएँ तो नतीजा भी मिलता है। वफाकी मुहतसिब ने जिनसी हरासानी के मुकदमे में वफाकी इदारे के एक मुलाजिम को ना सिर्फ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया बल्कि 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी किया है। मुहतसिब फौजिया वकार ने फैसले में लिखा है कि
कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख रुपए जो है वो बतौर तलाफ़ी खातून को दिए जाएंगे, जबकि बाकी 2 लाख रुपए जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा होंगे। दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग एक्चुअली। फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ हैं, फेडरल ओम्बुड्सपर्सन हैं ऑन वर्क प्लेस हरासमेंट। फौजिया साहिबा, दिस इज़ डेफिनेटली अ बिग थिंग। इसमें सबसे बड़ा सलाम तो हम उस खातून को देंगे जो एक्चुअली हु बिलीव्ड कि मैं जाके सही फोरम पे बात करूंगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। एब्सोल्युटली जी, बल्कि मेरे ख्याल से सलाम उस खातून को और उसके अलावा उसके वालिद को भी देना चाहिए, उसकी फैमिली को, क्योंकि उसके वालिद बिल्कुल उसके साथ खड़े थे और ये एक जिनसी पेशकदमी का वाक़या था और नहायत अनप्लेजेंट था, मगर उसके वालिद बिल्कुल साथ थे एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट शी वाज एबल टू परस्यू इट ऑल द वे थ्रू। इनफैक्ट उसके वालिद तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस में भी मुकदमा करना चाहिए, पुलिस में केस दायर करना चाहिए। अच्छा, हमें आप इस केस से मुताल्लिक़ कुछ बता सकती हैं सो दैट ऑल दोज विमेन हु आर वाचिंग, जिनको इस किस्म के किसी इंसिडेंट का सामना रहा है या इस वक्त वो कैसी ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रही हैं, उनके लिए कोई गाइडेंस मिल सके, वो सीख सकें और वो ये भी जान सकें कि उन्होंने इस शिकायत को लेके कहाँ जाना है, बिकॉज इट्स ऑलवेज एन एजुकेशन। जब भी आपसे गुफ्तगू होती है बहुत सी ख़वातीन को अभी भी नहीं पता। देखिए, इस केस में एक सरकारी मुलाजमत में एक खातून जो कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पे थी, उसने शिकायत की कि उसके पास एक जूनियर क्लर्क आया और उसने आके उसको फिज़िकली जिनसी तौर पे हरासा उसके कमरे में किया। जुमे का वक्त था, ज़्यादातर लोग नमाज के लिए गए हुए थे और वो जब आया तो उसने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसको प्रेस किया। उसके बाद नेचुरली वो फिर उसने पुश बैक किया, वो आदमी फिर घबरा के फिर पीछे हटा और इसके साथ ही वो औरत बाहर निकली और उसने जाके सीधा अपने जो सीनियर थे जो कि एक डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास गई और उनको जाके पूरा वाक़या सुनाया। वो इत्तेफाक से अभी गए नहीं थे दफ्तर से। वो सीनियर ने उसको मशवरा दिया कि फ़ौरन हम इसकी रिपोर्ट करते हैं और एक हरासमेंट इंक्वायरी इसके ऊपर मुनक्कद करने के लिए कंप्लेंट दर्ज करते हैं। और कुछ थोड़ी देर के बाद इनफैक्ट उन्होंने जो खातून के बॉस थे उनको भी बुलाया और उनको भी ये पूरी रोहिदात सुनाई, जिसके बाद ये लोग एक हाईएस्ट लेवल पे गए और फिर एक कमेटी फ़ौरन तश्कील हुई। दरमियान में क्योंकि वीकेंड आ गया तो थोड़ा सी ताख़ीर हुई 1-2 दिन की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि खातून के पास कमरे के अंदर की कोई शहादत मौजूद नहीं थी, सीसीटीवी फुटेज, मगर कमरे के बाहर की सीसीटीवी फुटेज कॉरिडोर्स में बरामदे में मौजूद थी और वो एक बहुत अहम हमारे लिए शहादत बन गई, क्योंकि वहाँ से निकल के और खातून भी घबराई हुई है, वो जा रही है, वो आदमी भी निकला है और उसका रवैया ख़ास तौर पे मशकूक था। वो इधर उधर देख रहा था, वो उसको लग रहा था कि वो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, मुख्तलिफ फ्लोर्स पे थे। तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एविडेंस था। तो इससे हमें जो पता चला 2-3 चीज़ें। एक तो इमीडिएटली बताना किसी को भी बहुत अहम है, क्योंकि फिर वो आपके गवाह बन जाते हैं। खातून की जो अपनी गवाही है उसको हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि कोई भी औरत खाम में अपनी इज्जत के ऊपर, क्योंकि अक्सर उसको ही को ब्लेम किया जाता है ना, तो अपनी इज्जत के ऊपर नहीं आने देती, वो चुप दबा देती है। इनफैक्ट इस केस में भी कुछ लोगों ने उस खातून को डिस्करेज किया कि तुम पुलिस में ना रिपोर्ट करो, हालांकि फिजिकल असॉल्ट का मामला भी था। पुलिस में रिपोर्ट ना करो क्योंकि तुम एक हमारी लड़की हो, तुम्हारी शादी में कल को मसाइल होंगे। और उस लड़की को ये बहुत बात बुरी लगी, मगर चूंकि एक नौजवान लड़की थी तो वो रुक गई पुलिस में रिपोर्ट करने से। हमारे लिए ये भी एक अहम चीज़ थी कि हम इदारे को ये समझाएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं, कि आप डिस्करेज नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। सो ये चंद एक चीज़ें निकल के आई जिसकी वजह से आसान हो गया कि वाकई हरासानी हुई है। वो औरत की अपनी स्टेटमेंट, वो फ़ौरन लोगों के पास गई, उन्होंने और लोगों को बुलाया, कमेटी के पास गए और उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, ये चीज़ें हमारे काम बहुत आई। और एक बिफोर आई एंड एक और चीज़ भी अहम है, इसमें हम मोटिव को भी बड़ा देखते हैं। अक्सर जिस तरह इस केस में भी जो मुलज़िम है उसने ये कहा कि ये चाहती थी कि ये मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती थी। अब उसके आगे पीछे कोई स्टोरी नहीं थी कि भाई क्यों निकलवाना चाहती थी, वो जूनियर क्लर्क था, ये उससे सीनियर थी, कोई था नहीं। हाँ, लड़की ने कहा कि उसको इसने शादी की पेश जिस पे
और वो एक मोटिव हमें बल्कि अक्यूज की साइड पे या मुलजिम की साइड पे नजर आया हमें। फौजी साहिबा, आप हमारे साथ हैं। अ लॉट ऑफ यंग वुमेन विल बी वाचिंग ऑब्वियसली, और वो सीखना भी चाहती हैं बिकॉज दिस कैन हैपन एनीवेयर इन एनी इदारा। आप बताएं कि एक तो जब लड़की है घर से निकल ही जाती है एंड शी इज़ वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो ऑलरेडी उसको थोड़ा सा तो अलर्ट पे रहना चाहिए फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन। और जो आपने बात की है, बड़ी सही बात की है कि फ़ौरन जाके किसी अथॉरिटी को बताओ, क्योंकि वो आपका फिर एक केस जो है वो एक सॉलिड बनता चला जाता है। आपके तवज्जो से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या रेकमेंड करेंगी कि चलें, यहाँ तो फिज़िकली एक असॉल्ट में बात आ जाती है, अगर कोई आपको कुछ कह भी दे, इंसिनुएट भी कर दे, कितनी हद तक माफ़ कर देना चाहिए या फिर नज़रअंदाज कर देना चाहिए या थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया अनटिल इट बिकम्स बिगर? मतलब या फिर फ्रॉम द वर्ड गो, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया है या कि कोई इशारा दे दिया है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू टू गो अप। क्या जुर्म काबिल सज़ा है इसमें? देखिए, सबसे पहला जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है अनवेलकम, यानी कि जो चीज़ पसंद ना आ रही हो, नापसंदीदा हो, उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि अहम है कि बता दिया जाए दूसरी साइड को कि मुझे ये आपकी बात बुरी लग रही है, चाहे वो एक्सप्रेशन से हो, चाहे वो लिख के हो, चाहे वो कह के हो, मगर ज़बानी कह देना या मैसेज भेज देना भी अहम है, ताकि एविडेंस आ जाता है अनवेलकम का। अक्सर औकात लोग मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे केस में फिर उनको मैसेजेस में ही हमारे पास कई केसेस आते हैं जिसमें ख़वातीन ने कहा है कि आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस कॉरेस्पॉन्डेंस, या उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया बावजूद ब्लॉक करने के लोग और नंबरों से। सो इससे नज़र आ जाता है उसका नापसंदीदा हूँ, एक अमल का नापसंदीदा हूँ। नापसंदीदा होने पहली दफ़ा ही अगर आपको एक बात कही जाए जो आपको बुरी लगे, तो मेरे ख्याल से कॉलीग्स हैं, कई दफ़ा ख़वातीन को आपस में और मर्दों को आपस में भी कई बातें एकदम अच्छी नहीं लगती, मगर वो एजुकेशन का मामला होता है, तो दैट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच, और अपने कॉलीग्स को बता देना चाहिए, क्योंकि खुशगवार माहौल हर एक के लिए ज़रूरी होता है ना। हम लड़ने के लिए नहीं आते दफ्तरों में, हम चाहते हैं कि खुशी से रहें, हंस रहें, तो बता देना चाहिए कि ये आपकी बात मुझे बुरी लगी। उसमें कॉन्फिडेंस इदारा देता है। अगर एक ख़ास तौर पे ख़ातून को कॉन्फिडेंस हो कि ये बात मैं इसको कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे फिर इसके नतीजे में इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इदारा बर्दाश्त नहीं करेगा इंतकामी कार्रवाई, तो वो एक आज़ाद माहौल में उसको कह सकेगी। जब वो कह देगी और फिर रवैया बरकरार रहता है, फिर वो हरासमेंट बन जाता है, और हरासमेंट की भी ग्रेविटी होती है। सज़ा का आपने पूछा, सज़ा में ये होता है कि वो मुनासिब उसका इन्हिसार होता है कि कितनी शिद्दत है, कितनी सीरियसनेस है। कई दफ़ा अब जिस तरह इस केस में बहुत शिद्दत थी कि आप एक कमरे में जा रहे हैं और फिजिकली किसी को मोलेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो बहुत एक अहम, ये तो ज़रा ज़्यादा सीरियस है, फिर वो बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फौजिया वकार साहिबा फॉर बीइंग विद अस। गर्ल्स, यू नीड टू बी ब्रेव। मतलब अगले की ढिठाई देखें कि कोई इतना ये ब्रेवरी में ही आता है ना कि उसने आपको हाथ भी लगा दिया, आपके कमरे में भी आ गया, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, उठो और उसको रिपोर्ट करो। सो आई थिंक वी नीड टू एम्पावर आवर गर्ल्स टू डू दैट। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तलात के एक ट्वीट को हमने पहले भी शामिल किया था। उन्होंने कल रात के बानी पीटीआई के जर्नी की कुछ मज़ीद तफसील जारी की है। अच्छा, और उसमें उन्होंने लिखा है, अब यहाँ से मामला ज़रा ट्विस्ट आ गया है मामले में। उन्होंने कहा कि जी कुछ मज़ीद तफसीलात, तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। तो पहले वो पिम्स गए थे? तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अशफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई थी, उसके पेश नज़र पिम्स अस्पताल ले जाया गया उनको, और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद करार पाए हैं और उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं, और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नहीं तो इस ट्वीट से ये लग रहा है कि वो पिम्स ही गए हैं, वो शिफा गए ही नहीं। तो यही तो बता, यही है ना, यही है। रात से खबरें आ रही थी कि 2 काफिले हैं, कुछ लोग पिम्स गए हैं, अज़न काफिलों में जो कॉन्वॉय निकलता है डियाला से, कॉन्वॉय जो निकलता है डियाला से। सो अ फ्यू कार्स वेंट टुवर्ड्स द पिम्स हॉस्पिटल, अ फ्यू कार्स वेंट टुवर्ड्स द शिफा हॉस्पिटल। सो नाउ दैट इट इज़ क्लियर, इस पर कोई इबहम अब बाकी नहीं रहा है कि बानी पीटीआई का मुआयना वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी है
कि वो पिम्स में कराया गया इंस्टेड ऑफ शिफा हॉस्पिटल। सो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी वो तो शिफा हॉस्पिटल की थी। अब इस सूरत में इसका क्या नतीजा निकल सकता है, इस पे वक्त गुजरेगा तो मालूमात जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। और बड़ी बातें हो रही हैं जी कि गूगल का ऑफिस जो है वो पहला बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में खुल गई है। wants to be employed by Google। हाँ, क्योंकि कितना हम अपने सोशल्स पे देखते रहते हैं कि उनका वर्क एनवायरनमेंट और उनके ऑफिसेज और बड़ा ही कोई अच्छा सीन होता है। इन एनी केस टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी गूगल पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करने जा रही है और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा ही फ़ायदा होगा। इससे ख़ास तौर पर नौजवानों को महारत हासिल करने के मज़ीद मौके जो हैं वो मैसर होंगे। सो शुड वी टॉक अबाउट इट? We should talk about it। दुनिया भर में आपको पता है पाकिस्तानी हमारे नौजवान बड़ा तंदही से काम सर अंजाम दे रहे हैं गूगल के डिफरेंट ऑफिस ग्लोबल ऑफिस में। शहज़ाद फातिमा ख्वाजा हमारे साथ वफाकी वज़ीर IT मौजूद हैं। कितना अहम है गूगल का यहाँ एक फ़िज़िकल प्रेजेंस बनाना, दफ्तर खोलना, क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं इससे मिनिस्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारी कौम को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आज गूगल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो लेके आए हैं और दफ्तर खोला है। और बेसिकली तो देखें, हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को पाकिस्तान आना चाहिए और मगर इतने सालों में अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ नॉट बीन मेड पॉसिबल। मगर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और सबसे ज़्यादा मैं पिछले 2.5 सालों में जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ काविशें चल रही हैं उसमें SIFC के साथ हमारा बहुत क्लोज़ एक पूरा चल रहा है। और उसके अंदर SIFC की एपेक्स आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब मिल के उसको लीड करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़ायदा तो गूगल की फ़िज़िकल प्रेजेंस का ये है कि ये पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के बच्चों में, यूथ में और पाकिस्तान की लीडरशिप में एक इत्मीनान जो है उसका इजहार करता है। और दूसरी बात यह है कि इसके आने से अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि चाहे वो रोज़गार के मौके हैं, चाहे वो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो आप कह लें कि हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है वो सपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके आने से जो है वो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिलेंगी। हमने उनसे बातचीत में हैं, हम स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है पूरा पाकिस्तान का, उसमें हमें किस तरह से सपोर्ट मिल सकती है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इस बारे में हम कुछ देर में आपको और भी इंशाल्लाह अच्छी खबर दें। चलें, दैट इज़ गुड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और अच्छी खबर की आप बात कर रही हैं तो गूगल के आने के बाद क्या ये चांस है कि मेटा, एक्स, ये दीगर बड़े जायंट्स जो हैं ये भी पाकिस्तान आएंगे? इस पर भी कोई काम हो रहा है? जी देखिए, अब पहली ये इंशाल्लाह अब जैसे मैंने कहा कि एक इतनी बड़ी कंपनी के आने से एक ग्लोबली जो है आपकी मुल्क के अंदर, आपकी मुल्क की मईशत के अंदर, मुल्क की यूथ, उसके टैलेंट के अंदर और मुल्क की लीडरशिप के अंदर, ये गूगल की आमद जो है इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है एक मैं कहूँगी कि कंफर्ट, एक इत्मीनान का एक मैनिफेस्टेशन है। और इसके आने से बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको इंकरेजमेंट भी मिलेगी। और जो भी इब्हाम हैं बड़ी कंपनीज के रहे माजी में पाकिस्तान के बारे में, और मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है इस हुकूमत से पहले ज़्यादातर, और मैं रॉन्गफुली कहूँगी जबकि हम विक्टिम रहे दहशतगर्दी के, लेकिन दुनिया में गलत परसेप्शन थी, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता था। आज पाकिस्तान को अमन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है जो ये बड़ी कंपनीज का पाकिस्तान में आना जो है वो मुमकिन हो रहा है। और इसके लिए जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप में हमारी अफवाज ने पिछले साल जो जंग लड़ी और जीती, चाहे वो मार्का हक था फील्ड मार्शल की सरबराही में, या जो अमन मुआहदे हुए पूरी दुनिया में, ये तमाम चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अब जहाँ एक टेक कंपनी आई है और उनके तमाम जो खदशात थे वो ख़त्म हुए हैं, वहाँ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और भी कंपनीज आने वाले वक्तों में आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो।
अच्छा, अब जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आके दफ्तर खोलेंगे तो उन्हें यहाँ के कवानीन के भी ताबे होना पड़ेगा। अब कुछ शक सा जाता है ना कि इस सूरत में जो सेंसरशिप है या कंटेंट कंट्रोल बढ़ जाएगा। सो क्या इस बारे में गौर व खौस किया जा रहा है या किया गया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितनी भी चीज़ें कभी माजी में बैन थी, यूट्यूब भी हमने खुलवाया, अब एक्स भी पिछले साल हमारी हुकूमत ने खुला, तो कंटेंट कंट्रोल, पहली बात तो मैं कहूँगी कि कोई फिजिकली आए या ना आए, कंटेंट कंट्रोल सच पाकिस्तान में इस वक्त आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आप हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे हमारे ये जो हमारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस रीजंस जिसकी वजह से कुछ कंटेंट, एडल्ट कंटेंट चीज़ें पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इजहार राय पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म हो फिजिकली प्रेजेंट या ना हो, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी पॉलिसी यही होती है कि वो लोकल लॉज जो हैं उनको वो अबाइड बाय करते हैं। कुछ उनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं और बाकी वो लोकल जो भी कवानीन होते हैं, उस मुल्क के कानून होता है, उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। तो हमारी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हर प्लेटफॉर्म से, गूगल से, मेटा से, हमारी इनसे बातचीत चलती रहती है, और टिकटॉक से भी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके जो भी खदशात हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनमें कोई इस तरह की इशू नहीं होगा। दैट इज गुड, दैट्स वेरी एनकरेजिंग, थैंक यू वेरी मच शहज़ा फातिमा साहिबा। अब वो इंटरनेट के हवाले से भी आप लोग कुछ कर लीजिए, क्योंकि लॉस तो बहुत कुछ बनते हैं लेकिन वो फॉलो थ्रू उस तरह नहीं होता, बिकॉज वी रियली नीड अनइंटरप्टेड रियली फास्ट इंटरनेट। ये एक पाकिस्तान में अभी भी एक इशू है, बेहतरी आने की बहुत ज़रूरी है, डिस्पाइट 5G एंड ऑल दैट, इट्स नॉट रियली हैपनिंग। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, अब वो वक्त है, वो इसलिए करेंगे कि आपको पता है वीकेंड पे कराची में बहुत कुछ हो रहा होता है, और हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की स्टेज पर तमाम साल जो है ना वो रौनक लगी रहती है, आपको समझ तो आ गई होगी हमारे शो के ही थ्रू। तो आजकल भी जी कुछ स्पेशल लाने की तैयारी है। अलमनाई सीरीज़ जो है वो चली हुई है पिछले कुछ हफ्तों से, जिसके हवाले से हम आपको बताते हैं। अब आज इस वीकेंड पे जो प्ले शोकेस हो रहा है उसका नाम है ताजमहल का टेंडर। कितना इंटरेस्टिंग नाम है, नाम ही आपको कॉमेडी है, नाम से ही आपको समझ आ गई होगी। मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, व्हाट इज दिस ताजमहल का टेंडर? बताइएगा। ताजमहल बिक रहा है या बन रहा है? बन रहा है या बिक रहा है? हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो बनेगा या नहीं ये तो प्ले देखकर ही पता चलेगा। ओके, ज़बरदस्त। क्योंकि इस प्ले की कहानी जो बेसिकली है वो इंडिया में ये प्ले हुआ है, और इसको लिखा था अजय शुक्ला ने, जिसको यहाँ पे पहली एडेप्टेशन जो ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं वो की थी अहमद हमीद साहब ने। उसके बाद हमने इसकी नई ट्रांसलेशन की है, जिसमें हमारे जो इसमें एक एक्टर हैं फरहान आलम, उन्होंने ही इसकी एडेप्टेशन की है। डायरेक्ट इसको मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जी। इसको तब्दील किया गया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट एंड मौजूदा दौर के एतबार से। एग्जैक्टली, इसको सेम वैसे ही किया गया, क्योंकि हमने बस ये रखा है कि इंडिया से हटा के इस बार पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर ताजमहल बनेगा आज के टाइम में तो कैसे बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन कैरेक्टर्स आपने क्या अपने प्ले में वही रखे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो शाहजहां इज देयर इन द प्ले। यस, उसमें शाहजहां है, उसमें मुमताज है। मुमताज तो गुजर गई थी, उन्हीं के लिए तो बना था ताजमहल। वो फिर भी हैं इसके अंदर, उनकी रूह है उसमें। तो वो हैं इसमें। ओके। और उसके अलावा पॉलिटिकल, बेसिकली ये पॉलिटिकल सटायर कहलाया जाता है, लेकिन हमने इसको टोटली चेंज कर दिया आज के हिसाब से, जिसके अंदर ताजमहल बनेगा। और इसमें पॉलिटिकल सटायर का कोई एलिमेंट है मौजूदा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? नहीं कोई एलिमेंट। अच्छा, ये बताएं कि जब चेंज करते हैं, जब आप कह रहे हैं कि इंडिया में लिखा गया 90s के लिखा हुआ है, बहुत से ऐसे हमारे पास आते हैं प्लेज जो कि होते फॉरेन प्लेज हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क में जाएँ तो उनके लिए थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है। अब वो तो थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है, उसमें ओरिजिनल एलिमेंट ऑफ द प्ले कैसे बरकरार रखते हैं? वो ऐसे बरकरार रखा है क्योंकि प्ले की जो कहानी बताई जा रही है, इंडिया पाकिस्तान में फ़र्क इतना है कि ऑलमोस्ट हम लोगों का ज़्यादा कल्चर का इशू नहीं है, हम लोग सेम ही है ऑलमोस्ट।
बस हिंदू कल्चर एंड मुस्लिम कल्चर यहाँ काफी ज़्यादा है। वैसे डिफरेंस है बट एनीवे बट उस हिसाब से क्योंकि मतलब बाहर से कोई आए तो हमको एज अ रीजन देख के समझते हैं कि एक ही जैसे होंगे, लेकिन हम जैसे जो गए हुए हैं दोनों मुल्कों में हमने देखा हुआ है तो काफी डिफरेंस ऑफ कल्चर है। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। होता यह है कि हमने उसको पाकिस्तान के हिसाब से यूँ रखा, अगर मैं उसको इंडिया ही दिखाता तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती उससे। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। यस, तो इसलिए मैंने इसको पाकिस्तान के हिसाब से रखा थोड़ा सा, कि कुछ चीज़ें इंडिया की हैं उसमें, बट जैसे डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं जो हमने उसको कनेक्ट रखा है। म्यूजिक है और लवली, देयर इज अ परफॉर्मेंस, उसके अंदर डांस है, लवली, तो इस एक कंप्लीट पैकेज। यस, उसके अंदर एक छोटा सा रोमांटिक सीन है जो बादशाह और मुमताज़ की बातें होंगी, नोक-झोंक होगी, वो भी है उसके अंदर। लवली, तो उसको इस तरीके से अडॉप्ट किया। अच्छा जी, टाइम और डेट बताएं। 28 को ये पहला शो होगा, 28 ऑफ अगस्त, अगले वीकेंड पे। यस। ओके, सॉरी, सो आई स्टैंड करेक्टेड, नॉट दिस वीकेंड, सॉरी, ये ना हो कि आप पहुंच जाएं, तो ये अगले वीकेंड है, लाइक 28 से 30। सो फ्राइडे बाय इनवाइट्स है, टिकटेड है रात 8 बजे। यस, रात 8 बजे। उर्दू में है? उर्दू में है। लवली जी, जबरदस्त जी। अब आप चल गया कि अगले वीकेंड, अब इस वीकेंड क्या कर रहे हैं, आज से वो आप पे ही है, लेकिन अगले वीकेंड की हमने आपकी सेटिंग कर दी है। इफ यू आर इन कराची, दिस इज द प्ले दैट यू हैव टू वॉच, जिसका नाम ही बड़ा अच्छा है, ताजमहल का टेंडर। तो इसमें आप खुद भी एक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें एक्ट नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्टिंग भी करते हैं। ओके, एंड यू आर आल्सो अलुमनाई ऑफ आर्ट्स काउंसिल। बहुत शुक्रिया, बड़ा टैलेंट है वैसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद रजा, एंड बेस्ट ऑफ लक विद ताजमहल का टेंडर। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और हम पाकिस्तान दुनिया के रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, कि डिप्लीट हो रहे हैं, और दुनिया में रिसोर्सेज की जंग भी आपको पता है मतलब चली रही है शुरू से और अब तक, कि तेल और गैस के ज़खायर हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर हैं, ये किसके हिस्से में आते हैं, उस रेस में बड़ी बड़ी इन्वेजन्स भी हुई हैं इसी चक्कर में। अच्छा, पाकिस्तान ने हालिया सालों में आपको पता है कि स्पेस साइंस के मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, और हमें बड़ी खुशी होती है। एंड इट्स सच अ डिफरेंट फील्ड एंड एवेन्यू कि उसके बारे में सुनना और सीखना बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत से सैटेलाइट खला में भेजे भी गए हैं, और अब तैयारी हो रही है पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी यानी लूनर रोवर जो है उसको 2029 में भेजने की, ऑन द मून। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर्टनली, और जाहिर है इस पे बड़े अरसे से काम हो रहा है, बड़ा लोगों का इंटरेस्ट होता है, और इस चांद गाड़ी का नाम रखने के लिए मुल्क भर से तजावीज़ भी ली गई हैं, और बिलाखिर इत्तफाक हुआ है। जिना 1 इज गोइंग टू बी द, क्या कहते हैं, चांद गाड़ी या मून लूनर रोवर होगा जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं फैसल उस जमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू एंड वेलकम बैक। सबसे पहला सवाल, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 2029 में चले जाएंगे, बड़ी खुशी हो रही है। ऑलरेडी कितने रोवर्स वहाँ मौजूद हैं चांद पे, क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने स्पार्को के प्लेटफॉर्म से मुझे यहाँ जो है किया, इनवाइट किया है। और अच्छी ख़बर जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का जो है छठा मुल्क बनने जा रहा है कि जो कि मून की सरफेस पे अपनी रोवर लॉन्च करेगा। वाओ, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। ना सिर्फ दुनिया में सिर्फ इससे पहले 5 ममालिक कर चुके हैं, सिर्फ 5 ममालिक ये काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जो है फ़ख्र का जो मकाम है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए भी अगर आप देखें कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो उस हवाले से एक स्टेट ऑफ द आर्ट 35 kg का लूनर रोवर है, जिसमें के साइंटिफिक पेलोड्स हैं, इंजीनियरिंग पेलोड्स हैं, और वो हम इंशाल्लाह 2029 में लॉन्च करेंगे। क्या खास बात है? इससे पहले जो 5 लूनर रोवर्स गए हैं वो पार्क वो तो ही छोड़ देते हैं ना, उनकी क्या लाइफ होती है, कितने अरसे ये काम कर सकते हैं? हमारे लूनर रोवर की क्या लाइफ होगी और क्या इसका मिशन क्या है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। सबसे अहम सवाल ये होता है कि जो भी लूनर रोवर जा रहा है उसकी वर्किंग लाइफ क्या है, ये वहाँ पर जो है कितने टाइम तक आएगा। हमने इसमें 2 लाइफ रखी हुई हैं। एक इसकी है नॉर्मल लाइफ कि ये उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लेगा सारी। फिर हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है कि जब ये अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लेगा तो ये फिर अपनी एक्सटेंडेड लाइफ के ऊपर आ जाएगा। और एक्सटेंडेड लाइफ फिर हमने इसकी लिखी है तकरीबन 90 डेज़।
और 90 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। जो डेटा ये वहाँ पर हासिल करेगा वो डेटा ये यहाँ पर हमारे पास सेंड करेगा। और हम क्या जानना चाहते हैं चांद पे जाके? चांद पे जाने की रेस जो थी ना, ये बताइएगा ये क्यों लगी? बिल्कुल, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जो अभी आपने किया था, और ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है और नॉर्मली पूछा जाता है कि बार बार हम चांद पर जाकर जो है वो क्या हासिल कर रहे हैं। हर कोई, ये बिल्कुल एक कॉमन सवाल है और बहुत ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि चांद जो है एक इस वक्त जिसको उसके तौर पे लिया जा रहा है कि ये बेसिकली एक बेस कैंप होगा फॉर फ्यूचर मिशंस, फॉर एग्जांपल मार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, पहला। और इसका सिर्फ ये कि जो है ना सिर्फ ये कि एक बेस कैंप होगा, बल्कि ये चांद की सरफेस पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन, और उनकी यूटिलाइजेशन से ही हम मजीद फ्यूल जनरेट करेंगे आगे जाने के लिए। चांद पे खुदाई होगी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हम चांद पे गंद मचा रहे हैं थोड़ा सा। अगर सारे प्लान है कि चांद के रिसोर्सेज पे कब्जा करना है, वो कौन सा मुल्क कर पाता है? अब ये रेस है, अभी एक रेस है। अब मैं आपको एक छोटी सी इसकी वो दूं मिसाल के, इस वक्त चांद की सरफेस पे, बिल्कुल आउटर सरफेस के ऊपर जो उसकी सैंड है, उसके अंदर इतना हीलियम-3 आइसोटोप मौजूद है जो कि पूरी अर्थ कोई जो भी जो है वो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 10,000 साल के लिए पूरी कर सकता है। अगर अब हम इसकी मैसिव ट्रांसपोर्टेशन अगर शुरू कर सकें यहाँ से, और इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, मतलब हैवी रॉकेट्स और फैल्कन एक्स और ये सारी चीज़ें आपके सामने, अगर हम ये हैवी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मून टू अर्थ अगर शुरू कर सकें तो वो जो हीलियम-3 यहाँ आएगी, वो हीलियम-3 जो है अर्थ की 1000 साल से लेके और 10,000 साल तक का एक एस्टीमेट। नहीं, लेकिन ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बढ़िया आपने अब मुझे समझ आ गई कि वहाँ कुछ है जो हमें चाहिए। अब ये बताएं कि हम छठे हैं, हमसे पहले 5 हैं, वो जाके अपने रोवर वहीं छोड़ देते हैं। जी, रोवर का नॉर्मली ये होता है कि ये फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक चीज़ें करने के बाद रिजल्ट्स यहाँ भेज देता है। रिजल्ट्स तो आ गए, लेकिन वो जो एनर्जी हमें हार्नेस करनी है जो कि हमें फायदा हो सकता है, उसको भी ट्रांसफर करने का कोई तरीका अभी तक हमने बनाया? उसके लिए ये जो इस वक्त फौरी तौर से इस वक्त वर्किंग चल रही है वो कि मुख्तलिफ कंट्रीज, बेसिकली 2 इस वक्त वर्ल्ड में जो है बने हुए हैं ग्रुप्स, एक USA एंड यूरोप का जो है एक और एक चाइना। ये अब 2035 तक एक परमानेंट बेसिस वहाँ पे बिल्ड करेंगे, और जो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा वो भी लूनर सैंड से ही हासिल किया जाएगा। यानी वहाँ जो अब रिसर्च वहीं पे स्टेशन बिल्ड होंगे, लोकल जो भी है, समझ लें सैंड से हम ब्लॉक्स बनाएंगे और फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स होंगी। और लेकिन बनाने के लिए ह्यूमंस जाएंगे या रोबोट्स जाएंगे? मेनली रोबोट्स, क्योंकि जो अभी बात थी कि इससे पहले सिर्फ एक ही तरीका था कि हम चांद पे जाकर कुछ कर सके, तो वो उसके लिए एक ही तरीका था एस्ट्रोनॉट। लेकिन अब रोबोटिक्स में इतनी आने के बाद ह्यूमन प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं बची। मोस्ट ऑफ द काम जो कि इस वक्त ह्यूमंस कर सकते थे वही काम इस वक्त रोबोट्स। तो बेसिकली हम इंतजार ना करेंगे कोई पाकिस्तानी नील आर्मस्ट्रांग भी बनेगा, हम नहीं जा रहे। नहीं, इंशाल्लाह वैसे इसका भी हमारा प्लान है और इसी साल है प्लान। मैं डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन इस साल पाकिस्तान के एक एस्ट्रोनॉट चाइनीज स्पेस स्टेशन में, यानी पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट देखेंगे। ये खबर तो ये है, तो इसमें भी हम कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Lunar rover on the moon. And Jinnah 1. We're gonna see you. Have a great weekend. Bye. The time is up. Thank you.